अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान चंद दिनों पहले काफ़ी तलखी थी, फिर बड़े अकाबरीन की मुलाकात हुई। स्पीकर साहब ख़ुद नवाब शाह गए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद बयानबाजी का मामला तो रुक गया, लेकिन जो असल इशू थे क्या वो एड्रेस हो पाएंगे या नहीं हो पाए। और फिर उस तनाजुर में वफूद की सूरत में मुलाकात हुई। फिर अभी बिलावल साहब ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की। गो के मीडिया से गुफ्तगू नहीं की गई कि क्या मुलाकात हुई, क्या चीज़ें डिस्कस हुई। बहरहाल पंजाब का मामला अपनी जगह पर मौजूद है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तब्दीली के हवाले से भी चीज़ें जो सी हैं वो ऑन प्रोसेस हैं गुफ्तगू में। और फिर उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उसके ऊपर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। अब देखना यह है कि जो असल मामला था पीपल्स पार्टी और पंजाब का, पंजाब के लेवल पे जो तलखी थी और जो मरियम नवाज साहिबा से एक मुतालबा किया गया था माजत का, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिलावल साहब को कोई यकीन दहानी कराई है या नहीं कराई है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी चूँकि हमारी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे पास कशीदगी है उसके हवाले से क्या मुतफ़िका लाए अमल होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर कादर मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इंजीनियर कमर इस्लाम राजा साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। दोनों अहबाब का शुक्रिया। सर ये बताइएगा डॉक्टर कादर मंदोखेल साहब कि अब बिलावल साहब की मुलाकात हो गई, वज़ीर-ए-आज़म साहब से वफूद की सतह पर भी मुलाकात हो गई। आप समझते हैं कि जो पॉइंट बिलावल साहब ने उठाया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, या उसके बाद जो तल्ख जुमलों का तबादला या जो चीज़ें थी उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब की और बिलावल साहब की गुफ्तगू हो चुकी होगी और चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी? जी बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक साहब। मैं समझता हूँ, मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत से ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके यकीनन हमारे जो मुतालबात है, खदशात है, मशावरत है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, मगर इस लेवल पे नहीं है कि जिस लेवल पे मरियम नवाज साहिबा ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, जो पीपल्स पार्टी को ललकारा है और जिस तरह धमकियाँ दी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि खुद ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पॉलिसी है, उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश है, उनके ख़िलाफ़ एक दड़ा काम कर रहा है। और बाकी ये कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, तो उसके ऊपर यकीनन ये सारे मसले जो है ना डिस्कस होंगे, और फिर जो भी फैसला होगा वही पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना वो फिर ये उनके ऊपर लाजिम है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले होंगे उसके पाबंद होंगे, मैं समझ रहा हूँ। राजा साहब, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई धड़ा काम कर रहा है, कोई वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई नून लीग के अंदर से कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई चीज़ें हो रही हैं सर? जी बिल्कुल, ये किसी की खुशफहमी भी हो सकती है, किसी के वो जो एक कॉमन ये मिथ चलती रही पहले, तो मैं कहता हूँ कि शेख रशीद साहब का जो फ़लसफ़ा था वो था। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इख्तलाफात सियासी जमातों में हो जाते हैं। और मैं इससे पहले मैं भी यही कहता था, भाई कादर मंदोखेल साहब भी यही फरमाते थे कि जब भी हम आपस में क़यादत बैठेगी तो ये मामलात हल हो जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मैच्योर जमातें हैं, और इस वक्त जो हालात है, क्या बॉर्डर पे, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर देख लें आप, हमारा मगरबी बॉर्डर देख लें, वेस्टर्न, तो वहाँ पे जो हालात हैं वो इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि बहुत सी चीज़ों को जो इख्तलाफ राय कोई है भी किसी जगह पे, तो उसको फ़िलहाल पसे पुश डाला जाए मुल्क के वसी तर मफाद में। आप देखें कि कश्मीर का मामला था जो चंद दिनों में अभी गर्म हुआ था, कश्मीर की हुकूमत की, आज़ाद कश्मीर की तब्दीली के हवाले से, उसको भी बहुत सी अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पोस्टपोन किया गया है या मुलतवी किया गया है या पसे पुश्त रखा गया है। तो ये चीज़ें सियासी जमातों में इख्तलाफात भी होते हैं, और कोई बड़ा मेजर इख्तलाफ राय नहीं होता, उसकी बुनियाद पे कभी कभी तलखी ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन ये मैच्योर सियासी जमातों का जो है किरदार होता है। जो आज हमने देखा, चेयरमैन बिलावल साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल साहब की हुई। तो इस वक्त होराइजन पर बड़े इश्यूज हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबियाँ, गज़ा के मसले का जो है वो इस वक्त तक कभी जुज़वी तौर पर हल होना, वहाँ पे अमन कायम होना, कैदियों की रहाई होनी, ये बहुत से ऐसे चीज़ें जो डिस्कशन के
तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की डिस्कशंस में ये जो इख्तलाफात थे ये ज़्यादा डोमिनेंट जी। फैक्टर होगा। आपने कहा बड़े मसाइल, और सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का दिल गिरफ्ता है कि जो मोहसिन कुशी का सबूत अफ़गानिस्तान की तरफ से आया। तो मैं कादर मंदोखेल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि सिंध के अंदर जो अफ़गानी इलीगल तौर पर रिहाइश पजीर है उनके ख़िलाफ़ तो उनको वापस भेजा जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि हमें ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, हमें इसके ऊपर भी एक यकसू पॉलिसी लेके आनी चाहिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातें एक पेज पे हों कि ताकि मुल्क के जो लार्जर मसाइल है उसके ऊपर गुफ्तगू हो? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक जुमला मुझे कहने दें, शेख रशीद की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है, न मैं लेता था, लेकिन शेख रशीद की एक बात तो सच साबित हो गई है, नून और शीन वाली। और इस बात पे जब हमने ये बात की है कि नून शीन की बाद एक मीम भी निकल आया, तो वो तो मरियम बीबी ने उसको तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा मीम शीन और नून जो ना वो इकट्ठे, तो इसका मतलब दड़े का तो उसने एक्सेप्टेंस कर दिया ना उसको, ये बात। दूसरी बात ये कि जो अफगानिस्तान के हवाले से देखिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में भी ये मुतालबा आया था कि इन लोगों को जो ना वो लीगलाइज किया जाए, उसको शरीयत दिया जाए। और लगभग जो मेरे हिसाब से मैं इस वक्त अपनी आबाई इलाके जो बलूचिस्तान बैठा हूँ और यहाँ बता रहे को 25,41,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। तो अब अगर 25,41,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए तो ये बनाए किसने, और ये बनाए किसने, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, और फिर ये 25,41,000 या उससे ज्यादा ये लोग बॉर्डर से अंदर कैसे आ गए, इसका कौन जिम्मेदार है? तो ये बहुत सारे सवालात है। और फिर एकदम लोगों को आप अचानक कह के इसको निकाल के और उनकी बेइज्जती करके, मैं इसको भी अच्छा अमल नहीं समझता हूँ। अगर हमने मेहमान नवाजी की है, जो यकीनन की है हमने, और हमने खिदमत भी की है, मेहमान नवाजी भी की है, मगर इस तरह जो है ना वो रातों रात जो है ना फिर उसका जो सलूक है जो वो भी नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी बदला नहीं जाता है। और मैं ये भी शिकवा करूंगा अफगानिस्तान से कि माजी में मैं कहता था कि पाकिस्तान के वहाँ 4 कौंसलेट है और हिंदुस्तान के 17 कौंसलेट काम कर रहे थे। आजकल का आदाद शुमार मुझे नहीं पता, मैं माजी की बात कर रहा हूँ। और मैंने ये मुख्तलिफ चैनल पर ये बात भी उठाई कि अगर हिंदुस्तान वहाँ पे 4 के बजाय 17 कौंसलेट काम करे, किस मर्ज में? यकीनन वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे, यकीनन वो पाकिस्तान के खिलाफ जो ना लोगों को उकसाएंगे। तो वो सारी चीजें का हमने माजी में मुकाबला नहीं किया है, और 17 की बजाय हमें तो 34 कौंसलेट बनाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का क्या गर्ज है? आप देख रहे हैं यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे अफगान बॉर्डर है जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ। यहाँ पे एक लकीर है और लकीर के उस तरफ और इस तरफ शक्लें भी एक जैसी है, जबान भी एक जैसे, कपड़े भी एक जैसे, और मजहब भी एक है इस्लाम, और हर चीज हमारी जो है ना वो एक मुश्तरक है और वो है। तो फिर क्यों हमने उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी है? हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क वहाँ पे साजिशें करता रहा और आप देख रहे अफगानिस्तान का वजीर खारजा जो है ना वो हिंदुस्तान चले गए और वहाँ पे क्या किए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना वो हल तलब है और उनको एड्रेस करना चाहिए। और माजी में भी मैं ये कहूँगा और फ्यूचर में भी ये कहूँगा मैं कि हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और क्योंकि एक पॉलिसी है कि 25,41,000 लोग आए कैसे, फिर उनके शनाख्त कार्ड बने कैसे, और फिर रातों रात आप कहते हैं ये कैंसिल खत्म। तो बाबा ये सारी चीज़ों को जो ना वो हमें शुरू से देखना चाहिए। हमने कभी अफगानिस्तान के पॉलिसी के ऊपर इनके साथ और हमने कभी ना उनको सीरियस लिया, ना हमने कोई दिलचस्पी ली, और हमें लेना चाहिए। जिस तरह ईरान के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, जिस तरह हम चाइना के साथ कर रहे हैं, और इस तरह हम अफगानिस्तान के साथ हमने ये सारी चीज़ों को जो ना कभी देखा, ना सीरियस लिया, और मैं कहता हूँ लेना चाहिए। और इस वजह से इससे पहले कि वो दुश्मन मुल्क भारत के हाथों इस्तेमाल हो, हमें अपनी खारजा पॉलिसी में इस तरह लचक डालना चाहिए, इस तरह से उनके साथ रवैया रखना चाहिए ताकि वो दुश्मन मुल्क के हाथ न लग जाए और उनके हाथ इस्तेमाल। आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन खारजा पॉलिसी का तो बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ असरात सामने आ रहे हैं। हम तो यही कर सकते हैं कि उनको निशानदेही करें, उनको बताएं कि इस तरह इस जगह पे टेररिस्ट ग्रुप जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो खुद कार्रवाई करें ताकि पाकिस्तान को कार्रवाई ना करनी पड़े। लेकिन बड़ी अजीब मामला है जो आपने उठाया इंजीनियर साहब कि ये जो 25 लाख से ज़ायद लोगों की तरफ निशानदेही की कादिर मंदोखेल साहब ने, ये तो सिर्फ एक बलोचिस्तान की बात है।
इसके अलावा मेरा ख्याल है दीगर सूबों में भी इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, तो एटलीस्ट फ्लोर ऑफ द हाउस पे और इसके ऊपर एक चीज़, ताकि जिन्होंने ये शनाख्ती कार्ड बनाए, जिन्होंने ये काम किया, उनको भी तो कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, वो भी तो इस सारी मूव के सहूलत कर रहे होंगे। ये बिल्कुल आपने देखा होगा कि इस पिछले अरसे में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी FIA में, नादरा में और दीगर बहुत से अदारों में बड़े सीनियर अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमात दर्ज किए गए। उनकी बुनियाद जो है वो ताने बाने यहीं से मिलते थे। और जो इलीगल एक्ट्स होते हैं वो ज़ाहिर है हुकूमतें तो सक्सेसिव रही ना, ये काम शनाख्ती कार्ड जाली बनाने का मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया, ना गिलानी साहब की हुकूमत में हुआ, और ना हमारी मुस्लिम लीग नून की, ना पीपल्स पार्टी की। यानी कहने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी का तयन जो है वो दानिस्ता तो नहीं हुआ, और वो किया जा भी रहा है और किया जाना भी चाहिए। लेकिन सवाल तो सिर्फ इतना है कि हम तो बात कर रहे हैं इलीगल, यानी जो कानूनी तौर पर क़याम पजीर हैं उनको कोई नहीं छेड़ रहा, जिनके पास वीज़ा है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनको भी बार बार जो है वो मुख्तलिफ टाइम लिमिट्स दी गई। ये 2014 के सोशल जो अपना था। लेकिन इंजीनियर साहब, अगर उन कानूनी रिहाइश पजीर लोगों में कोई सहूलतकारी का काम करता है तो उसको तो वो तो एक वो इस वक्त दो पहलू है ना, देखें, दो चीजों का मिक्स अपना करें। एक तो वो है कि जो सहूलतकारी का काम करता है वेदर वो पाकिस्तानी सिटीजन भी है, जी, बिल्कुल ठीक, कानूनी को छोड़ें, वो अगर पाकिस्तानी शहरी भी है तो वो लायबल टू लॉ उसी तरह है, क्योंकि ये तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपने जवानों की, अपने सिविलियंस की, अपने बच्चों का जो है वो हमारी गर्दनें काटें। वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट है, किसी सियासी जमात से है, किसी सूबे से है, पंजाब से है, सहूलतकार जहां से भी है, जिधर से भी है, जिस फैक्शन से भी है। वो तो अब दूसरा सवाल यह है कि वो लोग के जो इलीगल है जी, उनको कानून का, इलीगल का तो दफा करना कहीं भी मुमकिन नहीं होगा। हाँ, यह जरूर है कि उनको पहले भी मुख्तलिफ टाइम लाइन्स दी गई, और पहले भी 2014 में ये फैसला हुआ था, फिर 2021 में, आज जो उनके बहुत दफा में बोल रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, उनके जो 2021 में प्रोग्राम लेआउट किया गया था उसमें भी यही फैसला हुआ था। और इसके बाद भी आप पिछले 2 बरस में देख रहे हैं मुख्तलिफ टाइम लाइन्स दी गई। तो लेकिन ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जाहिर है उनको अच्छे तरीके से हमने रुखसत करना है, हमने उनको मेहमान नवाजी की है, लेकिन उस मेहमान नवाजी का सिला हमें क्या मिला। एक तो बात होती है कि कहीं पे वो उसको रोक नहीं रहे बजोर ताकत हमारे मुल्क की दहशतगर्दी को, लेकिन यहाँ पे तो ये है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो अपने फायर आर्म्स की छतरी में उन लोगों को, तश्कीलों को क्रॉस करवा रहे हैं, क्योंकि अभी आप जंगबंदी बल्कि हुई उनकी दरख्वास्त पे, और उसके बावजूद अटेम्प्ट हुई, और उसी रात जो है आप देखें कि कितने लोगों को क्रॉस कराने की कोशिश की गई जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे नाकाम बनाई गई। इसलिए इस वक्त तो कम अज कम हमें जीरो टॉलरेंस उन लोगों के जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए या दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात आपने की, ये इस पे भी जरा अपना कमेंट दीजिए कि ये जो शिद्दत पसंदी है पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो इसका शाखसाना है, और हमने देखा कि तहरीक लब्बैक के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक किया और बिला वजह एक उन्होंने एहतजाज प्लान किया, जबकि गज़ा के ऊपर अमन मुआहदा हो गया, चीज़ें हो गई, उसके बाद जाने दोनों तरफ से गई, नुकसान हुआ, इमलाक को नुकसान हुआ और मुतअद्दिद बार इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये शुनीद है, पंजाब हुकूमत ने सिफारिश की है फेडरल गवर्नमेंट से कि इस तरह की जमात के ऊपर एक तो पाबंदी लगाई जाए, दूसरा इस्लामाबाद में बिलखुसूस ये इतलात है कि उनके ऑफिस, उनके मदारिस या मसाजिद जो हैं वो सील कर दी गई हैं। इसके ऊपर भी ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर कादिर साहब की तरफ जाता हूँ। देखें, बुनियादी तौर पर जब आप फॉरेन अफेयर्स के डोमेन से बाहर निकल के तो इंटरनल अफेयर्स पे आते हैं, तो उसमें जो इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, उसके साथ उससे भी कई कदम आगे बढ़ के तो जब मामलात जो हैं तोड़ फोड़ पे या तखरीबकारी पे या उन चीज़ों पे आ जाएं कि जब उसकी ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर यही एहतजाज उस तरीके से होता जिस तरह दुनिया के दीगर दारुल हुकूमतों में हो रहा है, यानी इज़हार यकजहती तो कहीं भी किया जा सकता है,
इस्लामाबाद बिल्कुल भी ठीक। किया जा सकता है, लाहौर भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल लेकिन ठीक। इस एक ऐसे टाइम पे जब एक्सटर्नल बॉर्डर पे, दोनों बॉर्डर्स पे पाकिस्तान एक संगीन सूरत हाल से दो चार है और मसला हल हो चुका है, यानी जो जिन लोगों जो इसका शिकार थे, हम तो उनके साथ थे ना, जो बिल्कुल उनका ठीक। शिकार थे वो खुशियां मना रहे हैं, वो वहां पे जश्न मना रहे हैं। उनके 2000 कैदी, अंदाजा करें कि जो 10-10 साल से, 8-8 साल से इसराइली जेलों में थे, वो लोग जब उनको रहाई मिली तो ये कितना बड़ा एक बिल्कुल वे ठीक फॉरवर्ड हुआ। जी। अब मुस्तकबिल के हवाले से तो आगे बातें होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या ठीक हो होगा, गया, ठीक हो लेकिन गया। इस टाइम पे ये करना मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं। शौकत बसर साहब, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब टाइम देने का। कादिर मंदोखेल साहब, सर आपने भी सुना होगा कि ये जो एक जमात है जिसके ऊपर पाबंदी लगाने की बात की गई है और उसके मदारिस मजालिस जो मजलिस मसाजिद हैं उनको भी जो है सील करने की इतलात है, रिपोर्ट्स आ रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत में, इसके ऊपर सर क्या कमेंट कीजिएगा? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि माजी में टीएलपी के एहतजाज पे डायरेक्ट गोलियां उनकी खवातीन, अमला खवातीन के सीने पे और चेहरे पे गोलियां मारी गई है। और उसके बाद आपको याद होगा जब वो उसको फैजाबाद ब्रिज के साथ तो एक मुआहिदा हो गया था उसके साथ, और उसके बाद दोबारा ये जो एहतजाज हुआ, और इस एहतजाज के आड़ में जिस तरह पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाई है और जिस तरह अपनी पाकिस्तानी और मुसलमान भाइयों को, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, और जिस तरह उनको बेदर्दी से कत्ल करके और उनकी लाशों को बेरहमती की है, तो ये तो मुस्लिम लीग नून का एक वतीरा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये माजी का हवाला भी दे रहा हूँ, अभी का भी दे रहा हूँ। एक एहतजाज अगर कोई कर रहा है और तो आप उस एहतजाज को खंदा पेशानी से भी कर सकते हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि उनका एहतजाज भी कोई ऐसा एहतजाज नहीं था जिन्होंने असला और टैंक और गोलियां और कलाशिंकोव उठा के लहरा रहे थे, तो वो एक मजहबी जमात एहतजाज कर रहे थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, और इस तरह जो ना एक मुखालिफ जमात को इस तरह बेदर्दी से उनको, और ऑलरेडी माजी में का मिसाल मौजूद है। और एक जुमला मुझे पिछले सेगमेंट में जो आपने कहा अफगानिस्तान ने हमला किया है, यकीनन मैं ये कहूंगा कि अगर अफगानिस्तान जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है या पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है, तो बैसियत पाकिस्तानी हम सबको जो ना वो एक मुतहिद भी होना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसमें ₹1 का रियायत नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और जिस तरह अफगानिस्तान के फौज या उनकी हुकूमत पाकिस्तान पे इल्गार करके और हिंदुस्तान के प्रॉक्सी बन के और पाकिस्तान पे हमले करने की कोशिश करे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनका जो ना वो फिर सबक ऐसे उसको सिखाना चाहिए ताकि वो जिंदगी भर ठीक हो गया, सारे ठीक हो गया। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए, हमारे शुरका हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसर साहब, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद ही पेश कर सकता हूँ, आपकी पार्टी को आपने बड़ा सरप्राइज़ दिया सर, अपना वज़ीर आला आपने मुंतखब करवा लिया, उसका ओथ भी हो गया, हर चीज़ हो गई, और अपोजिशन जमातें जो है वो कुछ नहीं कर पाई। दूसरा ये भी बताइएगा कि आज वज़ीर आला साहब की शायद मुलाकात भी कोशिश की गई चेयरमैन साहब से, वो हो पाई नहीं हो पाई, उसके बाद फिर मैं दीगर टॉपिक की तरफ आता हूँ। सर ये आपके लिए हैरान कुन है कि हमारे वज़ीर आला बन गए हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना सियासत है, बल्कि मार्शल लॉ प्लस है, क्योंकि यहाँ पर 17 सीटों के साथ शहबाज शरीफ हारा हुआ है और खुद भी अपना इलेक्शन हारा हुआ है, उसको वज़ीर आज़म लगा दिया गया। पंजाब में मरियम बीबी अपना इलेक्शन हारी हुई है, 30 सीटें इनके पास है, उसको वज़ीर आला लगा दिया गया। कोई सदर है, कोई गवर्नर है, कोई वजीर बना दिए गए। तो इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई जमहूरियत तो है ही नहीं, बल्कि कहते हैं ना रियासत, सियासत, आइन, कानून, जमहूरियत, सियासत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और ये तो हालात कभी भी नहीं थे। आप अंदाजा कीजिए कि केपी असेंबली में हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इसके बावजूद कि 8 फरवरी को हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली, जो बंदूक के जोर पर हमसे छीन ली गई। हमें शौकत बसरा सब में बैठा है, मैं 60,000 वोटों से जीता हूँ। तीसरे नंबर पर अहमद डिक्टेटर ज़ियाउल हक का बेटा था, उसको फॉर्म 47 दे दिया गया। पूरे पाकिस्तान में ये हुआ। चले, इसके बावजूद केपी असेंबली में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। यहाँ हमारा वजीर आला हमने खुद बदला, लेकिन उसके बदलने के बाद क्या हुआ? यही जो फॉर्म 47 के नमूने और मस्खरे हैं, जो कौंसलर नहीं मुंतखब हो सकते, मुस्लिम लीग नून वाले, जिनको इनके घर वालों ने और इनके मोहल्ले वालों ने वोट दिए,
वो नवाज शरीफ बेचारा खुद हारा हुआ, उनके फेडरल मिनिस्टर आ गए अता तारड़, जो कि जाहिर है वो इस वक्त हुकूमत के तर्जमान है। बाकायदा उन्होंने टीवी पे आकर कहा हम देखते हैं ये किस तरह वजीर आला बनता है, हम नहीं वजीर आला बनने देंगे। फिर उसके बाद एक से एक इनके जो जितने भी फार्म 47 के जाली वजीर है वो आके धमकियां देते रहे। फिर एक बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई केपी में जाकर। लेकिन आप अंदाजा कीजिए उसके बाद जिस तरह हमारे यहाँ इसको धमकाया गया, उनको लालच दिया गया, तोड़ने की कोशिश की गई, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद आपने सुहेल अफरीदी पर तरह तरह के गलीज इल्जामात लगाए। जब उससे बात नहीं बनी तो अंदाजा करें कि इन्होंने कहा जी कि हम तो वजीर आला का इस्तीफा ही नहीं तस्वर करते, हम तो उसको मानते नहीं है। और गवर्नर साहब ने ओथ लेने से उसको मानने से इनकार कर दिया, और वो कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे, ओथ नहीं होने दे लेकिन रहे थे। इसको तो अप्रिशिएट फिर करें ना हमें जी, कोर्ट में बिलावल जाना साहब ने पड़ा। फिर कोर्ट इंटरवीन से किया, हमें रिलीफ कोर्ट मिला। ने कहा ओथ हो गया सर। नहीं नहीं, बिलावल साहब ने उस वक्त कहा जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया। मैं समझता हूं कि मोहतरमा शहीद बीबी और भुट्टो साहब की बड़ी कुर्बानियां हैं। 1973 का आइन उन्होंने बनाया, जमहूरियत के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक रवैया था इस जमात के एक गवर्नर का। आप ये देखिए कि हमें कोर्ट से रिलीफ मिला। ठीक। उसके बाद जीयूआई का आप असल चेहरा मुलाजा कीजिए, मौलाना फजल रहमान का चेहरा मुलाजा कीजिए। वो जमात दोबारा चली गई अदालत के अंदर। उन्होंने कहा जी किसी तौर पर इसको वजीर आला ना बनने दे। और हालत क्या है सब जमातों की इंक्लूडिंग जेयूआई, किसी के पास 2 सीटें हैं, किसी के पास 3 सीटें हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें वजीर आला बना दें। अब 12 बसरा साहब चलें जैसे भी है, जमहूरियत तो आगे चल रही है ना, चीजें जैसे चल रही है अवेलेबल सुन तो लेना। सर्कमस्टांसेस में भी ना जी। कोई नहीं, मुझसे मेरे वतन की जमहूरियत और सियासत का हाल मत पूछो। गिरी हुई है सियासत और जमहूरियत तमाशबीनों में, छोड़ दें इस बात को। अच्छा, हमारा वजीर आला बन गया, हमने हलफ लिया। आज भी मुझे एक बात बताइए, खैर सुहेल अफरीदी एक शख्स, वो तो एक नाम है ना जी, वो एक सूबे के वजीर आला है। सूबा पख्तूनख्वा एक इकाई है फेडरेशन की, उसके वजीर आला को आप कह रहे हैं, मुंतखब वजीर आला को आप कह रहे हैं कि आप अपने लीडर और चेयरमैन से नहीं मिल सकते, हम आपको नहीं मिलने देंगे उनके साथ। ये इस मामले पे बसरा साहब के वो क्यों नहीं मिलने दे रहे? इंजीनियर साहब, सर मुलाकात की उन्होंने दरखास्त की एक फिक्रा सुन लें जी प्लीज। एक मिनट काशिफ, जी प्लीज। अभी मैं अडयाला जेल पे ही मौजूद हूँ सर, वजीर आला वहां पे मौजूद हैं, ठीक, अपने वर्कर्स के कारकुनों के दरमियान मौजूद हैं, सही, और उनको कहा जा रहा है वहां पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, उनको रोका हुआ है और कह रहे नहीं हम आपको नहीं मिलने देंगे। इंजीनियर साहब, इंजीनियर कमर इस्लाम साहब, सर इस पे आप कोई मौकिफ देना चाहें सर मुलाकात के हवाले से? मुलाकात की जो इख्तियार है वो या सुप्रीटेंडेंट जेल के पास है जी बिल्कुल ठीक, और या अदालत के पास है, यानी एक सजा याफ्ता भी हैं और हवालाती भी हैं, बिल्कुल ठीक। तो वो जाहिर है उन दो की डिस्क्रिप्शन है, ना मेरी है ना किसी और की, यार वो उन हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक जो भी है। इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात हुए, साबिक वज़ीर आला जो थे वो भी कभी मिलते थे, कभी नहीं भी उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल, ये कोई ऐसा बड़ा नेशनल इशू नहीं है कि किसी कैदी की मुलाकात होना या ना होना, ये कोई ऐसी मेरी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर डिस्कस किया जाए। ठीक, राय साहब ये फरमाइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात की बिगल बच गई पंजाब में। मैं बसर साहब आपकी तरफ आता हूँ, तो सर नून लीग की तैयारी है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उस पर भी ज़रा बताइएगा। ये बल्दियाती इंतखाबात का चूँकि रिक्वायरमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपने फैसले में टाइम लाइन्स, बल्कि डेट भी गालबन दे दी है कि दूसरे या तीसरे हफ्ते में दिसंबर में होगी। तो उस सिलसिले में जो उसका एक्ट था, बल्दियाती एक्ट लोकल गवर्नमेंट का, वो चूँकि ऑलरेडी इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही स्टैंडिंग कमेटी से भी पास हो चुका था, और वो फिर कैबिनेट ने पास किया और असेंबली ने उसे आज से कोई 2 दिन पहले पास कर दिया है। तो वो जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इंशाल्लाह वक्त शेड्यूल, टाइम शेड्यूल्स के मुताबिक इंशाल्लाह पंजाब में होंगे, और उसके जो फैसला आएगा उसके मुताबिक इख्तियारात जो हैं, जो लोग वोट देंगे, बल्दियाती अदारों को मुंतकिल किए जाएंगे। और वो राइट फ्रॉम द यूनियन काउंसिल से लेकर मेयर तक के इंतखाबात, जो अभी एक्ट आया है वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, उसमें इख्तियारात का भी वाज़ेह तयन किया गया है, और उसमें बहुत सी चीज़ें बल्दियाती अदारों के डोमेन में मज़ीद डाली गई हैं जो इससे पहले बल्दियाती अदारों के इख्तियार में नहीं थी।
मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर जमहूरियत को असल रूह उसकी वो बल्दियात है। बसर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, और ये पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ फुल स्ट्रेंथ से उसमें हिस्सा लेगी सर? बसरा साहब। इंजीनियर साहब ने, आपने एक सवाल किया था, आपने एक सवाल किया था इंजीनियर साहब को कि आप क्यों नहीं मिलने दे रहे। उन्होंने कहा जी कि वो या तो सुप्रीम जेल का मामला है या अदालतों का मामला है। नहीं मेरे भाई, बेशक अडयाला जेल पंजाब में आती है, रावलपिंडी में है। बेशक मरियम नवाज एक जाली वजीर आला है, हारी हुई वजीर आला है, फार्म 47 की जाली हुकूमत है, लेकिन वो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है। तो पंजाब बसरा साहब, एक जुमला इजाजत दीजिए मुझे एक जुमला इजाजत दीजिए, मुझे एक जुमले का इजाजत। देखिए, जिस वक्त आप फार्म 47 की जैली हुकूमत और जैली मैंडेट की बात करते हैं, फिर आपको इस बात पे भी तो माफी मांगनी चाहिए कौम से कि आपने सेनेट के इलेक्शन में फार्म 47 वालों के साथ क्यों ज्वाइंट हैंड किया सर? आप क्यों पार्लियामान में जाके चेयरमैन PAC लेते हैं? आप क्यों कायमा कमेटियों में बैठे सर? इंजीनियर साहब, पहली बात तो आप कहते हैं फार्म 47 की हुकूमत को भी कहते हैं, ये काशिफ साहब ने हमने इस जाली निजाम को बहुत मौका दिया। और आपने, अच्छा मुझे बात, काशिफ भाई, जी सर काशिफ भाई बात करने दें। जी प्लीज। अगर काशिफ भाई, हमने इस जाली और फ्रॉड निजाम को बहुत मौका दिया कि शायद ये मामला बेहतर हो जाए। अभी आपने देखा है कि हमने सब तमाम कायमा कमेटी छोड़ दी हैं, जी। और इंशाल्लाह इनका ये शौक भी पूरा कर देंगे सर। बहुत जल्द इस जाली निजाम और जाली असेंबलियों को छोड़कर बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, अच्छा, मैं आपसे देखें, एक सूबे का वजीर आला है, जी, वहां पे हुकूमत बननी है, उन्होंने अपने चेयरमैन को मिलना है, उन्होंने हदायत लेनी है, वहां पर ऑपरेशन हो रहा है सूबे के अंदर, वहां हदायत लेनी है। और माजी में यही मियां नवाज शरीफ थे, जब जेल में मौजूद थे तो डेली 100 बंदा मिलता था और वहां पर जलसा होता था। आप सहाफियों ने रिपोर्ट किया मेरे भाई, क्यों नहीं मिलने दिया जा सकता? बल्दियात के ऊपर कमेंट करेंगे सर? ये सूबे की आवाम के साथ ज्यादती है। बस साहब, बल्दियात के इंतखाबात के ऊपर कमेंट करेंगे सर? मैं फिर मंदोखेल साहब की तरफ जाना है। हाँ, देखें कौन से इंतखाबात, कौन जाली हुकूमत इंतखाबात करवाएगी? मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें। पहले इन्हें 17 सीटें मिली ना, मेरा चैलेंज है इनको 5 या 7 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो भाई, इस जाली निजाम के तहत जो भी ये काम कर रहे हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं है। कादर मंदोखेल साहब, आपने बसर साहब की गुफ्तगू सुनी सर कि उनको शायद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो अगर इसको निज़ाम पे एतराज़ रख रहे हैं तो हो सकता है वो इस बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा भी ना लें, लेकिन पीपल्स पार्टी तो पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में फुल स्ट्रेंथ से जाएगी सर। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। आप पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये देख रहे हैं, जो हमारी फुल फ्लैज हुकूमत है सिंध में, वहाँ बल्दियाती निज़ाम चल रहा है पिछले 1.5 साल से। जहाँ बलूचिस्तान में हमारी मखलूक हुकूमत है, वहाँ बल्दियाती निज़ाम चल रहा है। लेकिन पंजाब जो माजी में PTI ने वो बल्दियाती निज़ाम तोड़ दिया है, और उसी तरह उन्होंने बरकरार रखा मुस्लिम लीग नून ने भी। तो ये क्रेडिट तो आप पीपल्स पार्टी को देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, शौकत बसरा साहब ने जो बात की है अपने वज़ीर आला मुंतखब होने से, ये भी वकील है मेरी तरह, कानून का तालिब इल्म है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आपकी 9वीं सीटें थी तो आपको ऐसी क्या जल्दी थी आर्टिकल 130 सब क्लास 8 के तहत वज़ीर आला को इस्तीफा दिए? अभी इस्तीफा वज़ीर आला ने वो लिफाफा खोला ही नहीं है, आपके स्पीकर ने शेड्यूल अनाउंस कर दिए, और फिर शेड्यूल अनाउंस के साथ साथ आपने इस्तीफे की जब तस्दीक की है तो आपने इलेक्शन भी करा ली है। तो आपको जब 9वीं सीटें थी तो आपने क्यों ये किया? तो आप प्रोसेस होने देता, कौन आपसे छीन रहा था? नंबर 1 बात। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या इन सारे 9 लोगों को 9 के 9 वज़ीर आला हाउस में सब जेल डिक्लेयर करके उसको बंद नहीं किया था? ये तो सारा मीडिया बता रहे हैं। और फिर इन्हीं पुख्तनख्वा के जो सदर है, जो वो है जुनैद अकबर साहब, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, कह रहे हैं कि एक ने भी गद्दारी की है तो जमीन तंग कर देंगे, घर से नहीं निकल सकेंगे। अब आप मुझे बताओ कि आप अपनी MPA को धमकी देंगे कि घर से निकल सकेंगे? यकीनन वो मजबूर या गमाल भी थे और उसमें थे, जेल में थे। और दूसरी बात, जो इंजीनियर साहब ने जो बात की थी जेल के हवाले से, मैं ये कहूँगा, मैं इसे इतफाक नहीं करता हूँ। जेल टोटल ही सूबाई हुकूमत के अंडर होता है, अदालत का कोई काम नहीं है, ना अदालत के हुक्म से जेल चलते हैं। हाँ, अगर कोई दरखास्त अदालत चले जाए और अदालत ये डायरेक्शन दे सकते हैं उसको मिलने दे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक वज़ीर आला अगर आ गया तो आप मिलने दे, क्या फर्क पड़ेगा? वज़ीर आला ने वही करना है जो इमरान खान साहब ने हिदायत देना है।
वज़ीर-ए-आला ने यही करना है जो वो अपनी स्पीच में कह चुका है असेंबली में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ज्यादा देर तक ये चल भी नहीं पाएगा। उसकी वजह ये कि एक तरफ अफगानिस्तान की अलगार है हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पे, और दूसरी तरफ ये आप अपने सूबे के अंदर इस तरह माहौल बनाएंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं हुई। जी ठीक। बसरा साहब, मजबूर यगमाल एमपीज और फिर खौफ, इसका जवाब आप देना चाहें? अच्छा, मंदोखिल साहब मेरे भाई हैं, वकील भी हैं। पहला तो जो कानूनी नुक्ता उन्होंने बयान किया खुद बता दिया। उसके ताबे जब वजीर इस्तीफा दे देता है उसकी एक्सेप्टेंस की गवर्नर की कोई जरूरत नहीं है। देन इवन 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने कहा ये दस्तखत जाली हैं। दूसरी बात, वही वजीर आला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए मेरे भाई हम क्यों शेड्यूल का वेट करते या लेट क्यों करते इलेक्शन को। और अब तो अदालतों ने भी हमारे पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया। दूसरी बात देखें, किसी एमपीए को बंद नहीं किया गया था, किसी को जबरदस्ती गन पॉइंट पे वोट नहीं लिया गया मेरे भाई। लेकिन यहां पर ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस तरह ये धमकियां दे रहे थे, जिस तरह उनको लालच दिए गए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के तमाम एमपीएस को कि उन्होंने कहा जान अल्लाह दी वोट खानदा, जो मर्जी कर लें, इमरान खान के हुक्म के बगैर हम वोट कहीं नहीं डालेंगे। और एक बात जी सर, मैंने आपने ना पहला पार्ट किया था लब्बैक के हवाले से। जी उस पे मुझे टाइम जरूर दीजिएगा, मैंने जरूर बात कर। जी सर, ये बताइएगा। अच्छा, लब्बैक के ऊपर कमेंट दे दीजिए। देखें, लब्बैक के हवाले से जो आज बातें चल रही हैं कि उनको बैन कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मसाजिद पे कब्जा कर लिया जाए। पहली बात तो यह है कि हमारा 100 इख्तिलाफ होगा तहरीक लब्बैक से, लेकिन जिस तरह मुरीद के में निहत्ते और मासूम कारकुनों पे गोलियां चलाई गई, जिस तरह उनकी लाशों की तौहीन की गई, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और वजीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि जुमे को हम उनसे इजहार यकजहती करने जा रहे हैं और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में हड़ताल होगी। पुरअमन हम एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएंगे जो 26 बिल्कुल ही उसी तरह हुआ है जिस तरह ये जाली निजाम बचाने के लिए, जाली हुकूमतें बचाने के लिए 26 नवंबर को 26 नवंबर को पीटीए के मासूम कारकुनों को कत्ल किया गया। इसी तरह इन मासूम और पुरअमन कारकुनों को कत्ल किया गया, लेकिन किसी तौर पर इनका ये इकदाम जस्टिफाई नहीं है। मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्टो ने, क्यों उसको बैन नहीं किया गया? बसरा साहब, यहां पर मॉडल टाउन के अंदर इनके गुल्लू भट्टो ने कत्लेआम किया। बसरा साहब, हजूर तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दौर में भी टीएलपी ने एहतजाज किया था, उनके साथ भी इस तरह की ये इससे मिलती जुलती हैंडलिंग हुई थी। इंजीनियर इस्लाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये फरमाइएगा कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं कि जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसको कैसे कूल डाउन किया जा सकता है ताकि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम यकसू होके और इकट्ठे होके हैंडल कर सके? सर देखिए, कूल डाउन करने के लिए हुकूमत की तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ठीक, उस वक्त भी जब इनकी हुकूमत थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने उस वक्त कहा था, बावजूद इसके कि हम इन्हीं हमारे शिकवे वही थे जो आज इनके हैं, सर उस वक्त भी कहा था कि आइए मिसाक मईशत करें। फिर जब हमारी हुकूमत बनी तो तब अपोजिशन को यही कहा, फिर मुज़ाकरात हुए अधूरे छोड़ के ये खुद चले गए। तो हमारी तरफ से तो भरपूर तरीके से, लेकिन आप देखें कि अगर वो समझते हैं कि कूल डाउन करने का ये है कि एक वज़ीर आला पाकिस्तान का परचम हटा के और दफ्तर में बैठे, और ये जो तस्वीरें अभी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, पता नहीं सच हैं या झूठ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस पे या कहे कि जी मैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, चाहे वो टारगेटेड ऑपरेशन हो, दहशतगर्द जो है वो खुल खेलते रहें, तो फिर उस सूरत में तो टेम्परेचर लो नहीं होगा ना। टेम्परेचर तो तभी होगा जब दूसरी तरफ से भी उसको रेसिप्रोकेट किया जाएगा। ठीक है, बसरा साहब, लास्ट कमेंट सर, आपका दरकार है सर। अच्छा, पहले तो जाली हुकूमत थी जो स्पॉन्सर्ड हमारे खिलाफ एक कदम इत्मीनान आई, उसके बाद ये जाली हुकूमत बनाई गई। ये 2021 में ये लेकर आए थे, उन दहशतगर्दों को बसाया इन्होंने था जिनको ये कहते थे तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये हथियार फेंक दें। ये रिकॉर्ड पे है
यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, यहाँ पर बाकायदा सर, राना सनाउल्लाह उस वक्त जो बसरा वज़ीर साहब, दाखिला था, उसके बयान सर इमरान खान साहब ने कहा मुज़ाकरात करें, सब ने कहा सर, सब ने देखिए नेशनल एक्शन प्लान में सब शामिल है भी ये सर, कह रहे हैं। सब मैं बताता हूँ, सुन लें, जी जी सुन तो ले, मेरी बात सर मुकम्मल सर 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 टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है ना सर। नो, जब ये प्लान लेकर आए हमारे वजीर आज़म, जब ये प्लान लेकर आए कि हमने तालिबान को बसाना है, वो हथियार फेंक रहे हैं, हमने कैटेगोरिकली उसकी मुखालफत की, हमारे वुज़रा ने मुखालफत की, और इन लोगों ने फिर हमारी हुकूमत चलती की। उसके बाद ये सारा इन्होंने दहशतगर्दों को यहाँ आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया मंदो खेल साहब, लोग ये चाहते हैं सर आपका पॉइंट आ गया, बसरा साहब आपका पॉइंट जी जी इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है, ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। ठीक, हमने ईंट का जवाब पत्थर से अफगानिस्तान को दे दिया, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, डायलॉग करने चाहिए ताकि मामला बेहतरी की तरफ बढ़े। आप साल हर साल भी जंग लड़ लें, अल्टीमेटली आपको अमेरिका आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, मुज़ाकरात करने चाहिए। वो अफगानिस्तान से अगर मुज़ाकरात करने को आप तैयार हैं तो फिर आपको अपनी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए। मंदो खेल साहब आखिरी कमेंट आपसे दरकार है सर इस मामले पे। देखिए ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पीटीआई के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू जेल तोड़ा गया जी, और 400 दहशतगर्द लेके गए, टीटीपी ने एक फायर नहीं हुआ, एक ताला नहीं टूटा। 40,000 दहशतगर्दों को पख्तूनख्वा में उन्होंने बसाया, और आज भी पिछले 12 साल से पीटीआई के वुज़रा, एमपीए, एमएनए और इनके ब्यूरोक्रेट टीटीपी को बत्ता देके पख्तूनख्वा हुकूमत चला रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कादिर मंदोखेल साहब आपका, इंजीनियर कमर इस्लाम साहब आपका, और शौकत बसरा साहब आपका। नाज़रीन आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल हर किसी से गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर हम बतौर सियासतदान हमसाये ममालिक से गुफ्तगू करने को ज़ोर दे रहे हैं तो फिर हमें अपने मुल्क के अंदर भी मुकालमे को फ़रोग देना चाहिए, सियासी जमातों के साथ मुकालमे को फ़रोग देना चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो तरक्की की तरफ जा सके और उनकी ज़िंदगी आसूदा हो सके। नाज़रीन एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे उस अफ़गानिस्तान की मौसन कुशी के हवाले से कि जिसने पहले रात के अंधेरे में हम पे जारियत की, फिर जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया उसके बाद ख़ुद दरख्वास्त करके 48 घंटे के लिए सीज़ फायर किया, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ एरिया से कोशिश कर रहे हैं कि वो ख़ारजियों को पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने की करें ताकि वो ख़ारजी पाकिस्तान में दाखिल होकर यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें, जिसको बड़ी विजिलेंटली पाक फ़ौज के सपूत जो है वो हैंडल कर रहे हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैंने इस सेगमेंट में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, माहिर हैं, दफाई तजियाकार हैं, और वासिफ नकवी साहब माहिर मईशत हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सर ख़ुद ही सीज़ फायर की दरख्वास्त की पाकिस्तान से अफगानिस्तान ने, फिर वो ख़ुद ही कभी किसी पॉइंट से, कभी महमद के पॉइंट से, कभी किसी और पॉइंट से जो है वो कोशिश करें कि ख़ारजियों को पाकिस्तान के अंदर दाखिल कर सकें। इसके पीछे वजह वो तो नहीं कि जो प्रॉक्सीज भारत की यहाँ पे काम कर रही थी, जब उनको काफ़ी ज़्यादा तादाद में एलिमिनेट कर दिया पाक अफवाज के जवानों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत, तो अब वो चाहते हैं कि नए लोग दाखिल हो ताकि पाकिस्तान में मजीद बदअमनी हो सके। देखें, इनको मुझे समझ नहीं आती है ये जो अफगान तालिबान रिजीम है, ये एक तो इलीगल है, इलेजिटिमेट है, इसमें अफगान अवाम की कोई मर्जी शामिल नहीं है, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। जो बाकी में कौमियत हैं, हज़ाराज हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, उनको शामिल नहीं है। अवाम इनसे खुश नहीं है, और ये इंडिया के काफिरों के साथ जाके बैठ गए, खुद कहते हैं बड़ा इस्लाम का चर्चा करते हैं, वहाँ वो बात करते हैं, जो भी कहता है लव मोहब्बत, वहाँ इंडियन RS वाले उनको 3,000 लोगों को अरेस्ट किया हुआ। इनको खुद शर्म आनी चाहिए, उनकी लड़ाई कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या हासिल किया? इंडिया का मुंह काला हुआ था, पहले हमने किया था, हमारी फौज ने, अब इनका मुंह काला कर दिया। लड़ सकते नहीं है इनके पास कुछ नहीं। और अभी हमने खुद ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको, कतर को, सऊदी अरब को, चीज हमारी जंगबंदी करें, उनकी इंटरफेरेंस की जंगबंदी। अब ये तश्कीलें भेज के फिर कोशिश करें। इनको नहीं पता कि 24 अलर्ट है, ये अब घुस नहीं सकते हैं। घुस के मारेंगे तो इनके घरों में जाके मारेंगे इनको। हम बहुत लिहाज कर लिया थी इनका भी, यहाँ की 48 पास के बाद अगर ये नहीं करते तो हमने फैसला कि सारे इनके जो ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैंप है, कम्युनिटी कैंप, सारे हम डिसमेंटल करेंगे। इनके कमांडर्स को भी मारेंगे आप, एनफ इज एनफ।
ठीक। बहुत कर लिए इनके लिहाज। हमने आज इनका अफगान में ट्रेड भी बंद कर दिए। अगर और तंग करेंगे फिर हम गंदम चीनी जो हम देते हैं फर्टिलाइजर वो भी बंद कर देंगे। ये हमें अफगान अवाम है हमारे, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़े अच्छे लोग हैं, पश्तून है दोनों साइडों पर। ये लोग जो है ना, ये मर्सरीज है, ये ठेकेदार हैं, पैसा डीलें करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक। इसलिए इनको हम अभी भी हम समझा रहे हैं कि होश के नाखुन लो। पाकिस्तान आपका हमेशा से हमसाया है, बॉर्डर चेंज नहीं होते हैं। आपको हमने एक ही बात की है, सिर्फ अपनी सरजमीन अपनी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल न करने दो। ठीक। जो आपने दोहा में कमिटमेंट की थी, नहीं करोगे तो फिर आप इधर वो करेंगे जो इंडिया को से किसी ज्यादा आपको हाल होगा, और आप खुद घुटने टेक के माफी मांगोगे, अंदा में से नहीं करेंगे। ठीक। वासिम नकवी साहब, अफगान ट्रेड बंद कर दिया, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड करना कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका नुकसान अल्टीमेटली अफगानिस्तान के लोगों को तो होगा और ताजिरों को, एक ताजिरों की तरफ से अपील भी आना शुरू हो गई है कि खुदारा ये ट्रेड खोलें क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि ये अगर ट्रेड हम बंद कर दें, अफगान ट्रेड जो हम करते हैं पाकिस्तान के रास्ते, तो उसके बाद अफगानिस्तान के पास कोई ऑप्शन है अपनी इकॉनमी को आगे लेके जाने का? थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई। असल में पहले तो समझने की ज़रूरत ये होती है कि ट्रांजिट ट्रेड है क्या। ट्रांजिट ट्रेड की सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान अफगान ट्रेड है, और इसके अंदर जाहिर है कि लो ड्यूटीज़ और टैक्सेस होते हैं, प्रोसीजर्स बड़े सिंप्लीफाइड होते हैं, उसके अंदर लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, और इसका ज़्यादातर फ़ायदा जाहिर है कि आप अगर टोटल ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो देखें तो तकरीबन पर एनम $2 बिलियन की ट्रांजिट ट्रेड हुई है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से प्लास्टिक राइस वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है उनको, और उनकी तरफ से जो है फ्रूट वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट जो है पाकिस्तान में आता है। लाइकवाइज अगर हम देखें तो पाकिस्तान ही रूट है उनका एक्सपोर्ट करने का चीज़ों को बाकी ममालिक में भी, सेंट्रल एशिया के अंदर भी और दीगर ममालिक में भी जाता है। 8 मेन जो हैं वो हमारे ट्रांजिट ट्रेड के लिए जो गेटवेज हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जिनके अंदर 2 बड़े जो हैं तोरखम बॉर्डर यूज़ होता है और चमन बॉर्डर यूज़ होता है। वन ऑफ देम इज़ इन क्वेटा एंड द अदर वन इज़ इन KP। तो ये जो दोनों बॉर्डर्स हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में हम इन टोटल अगर मैं कहूँ कंटेनर्स जो हैं वो फंसे पड़े हैं। तकरीबन 5 दिन होने को हैं ये, और कई लाखों की नहीं करोड़ों रुपए की जो है वो उसके अंदर पेरिशेबल आइटम्स हैं जो कि ख़राब हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि नुकसान जो है वो आवाम का हो रहा है, जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और ये अफ़गान गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि अगर इस स्टेज के ऊपर वो इसमें फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अकल के नाखुन नहीं खाएंगे, जैसे ब्रिगेड साहब ने भी बात की, तो अब नुकसान उनका होगा, उन ट्रेड उनकी रुक रही है, इकॉनमी ज़्यादा उनकी डैमेज हो रही है। पाकिस्तान का इसमें इतना नुकसान नहीं है, ऑल्दो कि वो दे आर मेकिंग टॉल क्लेम्स। उन्होंने जो अभी तक पाक आर्मी के भी जो जवान शहीद किए हैं, बकौल उनके वो तकरीबन 58 के करीब हैं। इन रियल आई थिंक 23 के करीब जो है वो फिगर है, विच इज़ अगेन अ ह्यूज लॉस। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को इस टाइम पे, जो कि गवर्नमेंट भी इटसेल्फ आप उसको नहीं क्लेम कर सकते, वो जो लोग इस टाइम पे गवर्न कर रहे हैं उस मुल्क को, उनको चाहिए कि दाएं बाएं की जो बातें सुन रहे हैं और जो उनका राइट है वो अपने जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन वो पाकिस्तान को जो नुकसान दे रहे हैं जिस लेकिन मोहसिन कुशी करने का राइट शायद नहीं है उनके पास। ब्रिगेडियर साहब, आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया KPK के अंदर, 34 के करीब ख्वारिजी जो है फितरतुल ख्वारिज के, वो जहन्नम वासिल हुए। उसके अलावा 40 से 50 का एक जत्था था जो महमद के रूट से शायद पाकिस्तान एंटर होना चाहता था। मैं 2-3 दिन से इस सारी चीज़ को बड़ी बारीकबीनी से देख रहा हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये जो तालिबान अटैक करते हैं या जो फायर करने की कोशिश करते हैं, शायद ये उन ख्वारिजियों को पाकिस्तान में इंटरवीन करवाना चाहते हैं, एंटर करवाना चाहते हैं। आपके पास क्या इत्तलात है सर? देखें, ये जनरली ये होता है कि जब आपने किसी को इन्फिल्ट्रेशन करानी होती है, दहशत गर्दों को दूसरे बॉर्डर क्रॉस करना, तो आप बॉर्डर पर फायरिंग करती हैं, अटेंशन डाइवर्ट करती हैं, तो ये निकाल देते हैं उनको। लेकिन इनकी गलत फहमी, अब हमने एक एक एरिया कवर किया है, ये कोई भी तश्कील ना गुजर सकती है, ना दहशत गर्द गुजर सकता है, और ये निशान इबरत बनाएंगे। जो 45 अभी मारे हैं, जख्मी भी हुए हैं, इससे पहले भी अब मारे हैं, मोहम्मद यूनिट जो भी कर रहे थे।
इनको मुझे समझ नहीं ना, देखें ये तो लड़ने के काबिल नहीं है। ये तश्कीलें जो होती हैं ये करते हिट एंड रन, ये कोई जम के लड़ाई थोड़ी करते हैं। पाकिस्तान की फौज जो है बड़ी वो प्रोफेशनल फौज है, बैटल हार्डन है, हर रेजिमेंट 3-4 दफा इस ऑपरेशन जा चुकी है। इनका क्या एक्सपीरियंस है कि वो छुप के फायर किया है, छुप के मारा और भाग गए। ये यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। और फिर सेकंड ये कि इनको समझ आनी चाहिए कि हम अभी अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे लॉजिस्टिक्स में तो आपका क्या बनेगा। उधर ईरान ने भी इंडिया को निकाल दिए, उधर इंडिया से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं, सेंट्रल एशिया जो मर्जी कर ले वहां से कुछ आप कर नहीं सकते। इनको चाहिए पाकिस्तान से बना के रखें। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, दोनों तरफ पश्तून हैं, दोनों तरफ इनके रिलेटिव्स हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनको कोई तकलीफ हो। अभी तो जब हम इनके ये अफगान रेफ्यूजी भेज रहे हैं तो फिर पता चलेगा जब 15 लाख यहाँ जाएंगे और वहाँ बहुत जब यहाँ से जाते हैं तो अच्छे, हम तो बड़े अच्छे तरीके से भेज रहे हैं, वहाँ जाके जो ख्वार हो उनके फिर ये और ब्रिगेडियर साहब आप समझते हैं, ब्रिगेडियर साहब आप समझते हैं कि जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं अफगानिस्तान के बाशिंदे, उन्हें हमें मजीद रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए और मजीद स्क्रूटनाइज करना चाहिए और उनको वापस भेजना चाहिए उनके मुल्क में, कि अगर अफगानिस्तान का रवैया नरम नहीं होता तो फिर हम नरमी क्यों करें? यही बात कर रहा हूँ मैं। जब ये था मेरे दाखिला था ये पिछले इलेक्शन में तो सिंध में हमने 6-7 लाख टोटल पाकिस्तान में भेजे थे। अभी हम अगर इनको भेजेंगे, इनको समझ नहीं आ रही है। ये अफगानी रिफ्यूजी जाएंगे वहां पर, एक तो ये बहुत बड़ी नर्सरी है, यहीं पर ये सहूलतकारी होती है, इनकी मदद होती है। ये वहां जाएंगे कैसे खाएंगे पिएंगे, ये इनकी कैपेसिटी है। तो ये ब्रिगेडियर साहब एक शॉर्ट कमेंट दरकार है। आप फ्यूचर में तालिबान की पूरी हुकूमत जो है वो डिसमेंटल होता देख रहे हैं और जो डिफरेंट फैक्शंस आप कह रहे हैं कि इनके साथ अलाए हैं, क्या वो इनसे आइसोलेशन में चले जाएंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये अवाम जनता या जवान यही इनके खिलाफ खड़ी होगी जी। ठीक, क्योंकि ना इनकी पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एक्टिंग बैलेंस गवर्नमेंट है, ना हजारा है, ना ताजिक हैं, ना उज़्बेक हैं, ठीक, पश्तून बैठे हुए सिर्फ साउथ के अंदर, इसलिए ये नहीं चलेगी। ये उठ के खड़े होंगे और मेरे ख्याल में अभी यही वक्त आ गई, भूखे मरने शुरू होंगे, इनके खिलाफ खड़े होंगे, या ये हमारे पाँव पकड़ेंगे या ये इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जी ठीक। वासिफ नकवी साहब, सर अगर ये पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद रहता है तो इससे अल्टीमेटली भारत को भी नुकसान होगा कि उनकी बहुत सारी गुड्स जो वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से एंटर होती हैं, और ये बताइएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे तो बहुत ज़्यादा कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा सर? सर्टेनली पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा मेजर आइटम नहीं है जो हम कंज्यूम कर रहे हो और वो अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता हो। मासिवाय कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें अनार आपको आइडिया होगा, सेब वगैरह हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान ख़ुद भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें कोई ख़ास इसमें नुकसान नहीं होता। अलबत्ता जो 291 कंटेनर उनका कराची पोर्ट के ऊपर लॉक हुआ पड़ा है, जो 500 के करीब उनका चमन बॉर्डर के ऊपर है, 400 तुर्खम बॉर्डर के ऊपर है, 100 के करीब कंटेनर जो है इस टाइम पे वो गुलाम खान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, 100 खरलाची के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये सारे अगर आप कुल मिला के लेके जाएं तो ये बिलियन रुपीस की जो है वो कंसाइनमेंट्स हैं जो कि इस टाइम पे रुक गई हैं। और इसमें डेफिनेटली कि अफ़गानिस्तान का जो सामान और वो है भी पेरिशेबल, तो वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा टाइम वो होल्ड नहीं किया जा सकता। और आज ही जो कस्टम्स डीजी कस्टम्स की सदारत में इजलास हुए और उन्होंने 2025 का 98 नंबर डायरेक्टिव इशू किया है, जिसके अंदर जाहिर है कि सिक्योरिटी इशूज़ को हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम जब तक अब फर्दर आगे नहीं चलती बात ट्रेड की तरफ से, तो हम ये ट्रांजिट ट्रेड को रोक रहे हैं। और यही वजह है कि इन जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेनर्स हैं उनको जहाँ पे हैं उनको वहाँ पे अनलोड करने का हुक्म जारी हुआ है, और वो इस तरह से ज़ाहिर ट्रांजिट ट्रेड इफेक्ट होगी और इम्पैक्ट जो है वो अफगानिस्तान पे जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ नकवी साहब आपका, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अगर अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत का यही रविश रही कि उन्होंने भारत के कहने पे पाकिस्तान के साथ इंसर्जेंसीज करनी है, जाहरियत करनी है, उनको जवाब तो मिलेगा लेकिन माशी तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।